हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 18, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, जिला परिषद का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन ऑफ द जिला परिषद, जहां पे धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 155 से 160 तक सभी में जिला परिषद के पर्यवेक्षण की बात हुई है। या फिर साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जिला परिषद के ऊपर निगरानी किसकी होगी। भाई, जिला परिषद के ऊपर निगरानी किसकी होगी, कौन से चैप्टर में दिया गया है? चैप्टर 18 में दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ में अगर हम बात करें पंचायत समिति की, हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो वहां पे कौन से चैप्टर के अंतर्गत वही पर्यवेक्षण की बात हुई है, यानी कि नियंत्रण की बात हुई है। तो भाई 18 से आप 6 घटा दें, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 में पंचायत समिति के पर्यवेक्षण की बात हुई है, उससे अगर 6 घटा दें तो क्या हुआ कि ग्राम पंचायत के ऊपर कंट्रोल की बात हुई है। याद रखें भाई, 6 12 18, 6 12 18 में क्या बात हुई है? सुपरविजन की बात हुई है, यानी कि कंट्रोल की बात हुई है। भाई, अगर आपके पास धाराएं भी पूछी जाएं कि धाराएं भाई आपकी सुपरविजन से रिलेटेड धाराएं कौन सी हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत की धाराएं कहां पे खत्म होती हैं। तो ग्राम पंचायत की जो धाराएं खत्म होती हैं वो चम्मन पे खत्म होती हैं। भाई, चम्मन पे खत्म होती हैं, तो कहीं पे भी आपको दिखाई दे कि चम्मन से रिलेटेड कोई धारा है या फिर चम्मन के आसपास है, तो वो किससे रिलेटेड धाराएं हैं? भाई, वो नियंत्रण से रिलेटेड धाराएं हैं। उसी प्रकार अगर पंचायत समिति की धाराएं देखें तो कहां पे खत्म होती हैं? भाई, 116 के ऊपर होती हैं। भाई, तो भाई अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि भाई जो पंचायत समिति में जो पर्यवेक्षण की धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो भाई आपको याद रखना है कि 116 के आसपास हैं, क्योंकि 116 पे जाके वो खत्म होती है। भाई, ठीक है, जो कि 106 से 116 तक है। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो 116 तो जरूर याद रखें। भाई, ठीक है। इसके साथ में हम बात करें कि चैप्टर 18 में भी धाराएं कहां से कहां तक हैं? भाई, 155 से 160 तक, यानी कि 160 के ऊपर जिला परिषद की धाराएं खत्म होती हैं। और नियंत्रण की बात क्या होती है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में लास्ट में हुई है। भाई, लास्ट चैप्टरों में हुई है। जैसे चैप्टर 6 के ऊपर ग्राम पंचायत खत्म होती है। भाई, 12 के ऊपर पंचायत समिति खत्म होती है और 18 के ऊपर क्या खत्म होती है? जिला परिषद की सभी धाराएं खत्म होती हैं। तो वहां पे नियंत्रण की बात हुई है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो भाई दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई 18 में धाराएं पढ़ेंगे, भाई 6 बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जिला परिषद के गठन के बारे में पढ़ा है, जिला परिषद कौन कौन से टैक्स लगा सकती है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियोज के आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों मॉक टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। आप सभी मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। मॉक टेस्ट में हमने रिवीजन करवाया है। भाई, जो बच्चे हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए वो रिवीजन है। और मॉक टेस्ट क्या है कि मॉक टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण धाराएं यानी कि देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास धाराओं के लिए इतना टाइम नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो भाई आप मॉक टेस्ट जरूर देखें भाई, क्योंकि उससे आपके क्या है कि अगर 10-12 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7 क्वेश्चन आपके ठीक होने के 100% चांस है। भाई, चलो भाई शुरुआत करते हैं। भाई, धारा 155, भाई धारा 155 में क्या दिया गया है कि निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्ति यानी कि निगरानी की बात हुई है। भाई, और इंस्पेक्शन मतलब जांच की बात हुई है, जांच की बात हुई है। तो दोस्तों एक बात बता देते हैं, जिला परिषद के ऊपर नियंत्रण किसका होगा? भाई, अब हम कह सकते थे कि भाई ग्राम पंचायत के ऊपर तो क्या पंचायत समिति का हो जाए, या फिर जिला परिषद का हो जाए, या फिर सरकार का हो जाए। उसी प्रकार पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद और सरकार आ जाती है। अब जिला परिषद के ऊपर क्या बचा? भाई, सरकार बची है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार या सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उसका क्या होगा? जिला परिषद के ऊपर नियंत्रण होगा। भाई, क्या होगा? भाई, नियंत्रण होगा। तो इसमें कहा गया है कि सरकार, या तो सरकार या फिर कोई अन्य व्यक्ति, जो अधिकारी जो सरकार चुनेगी, वो क्या कर सकता है? वो जिला परिषद के ऑफिस में जाके ऑफिस को चेक कर सकता है, या फिर जिला परिषद का जितना एरिया है उसको भी जाके चेक कर सकता है, या फिर उसके अंदर कोई कार्य चल रहा है, उसके अंदर कोई कार्य चल रहा है तो उन सभी को जाके उसकी जांच कर सकता है। उनकी जांच के लिए वो क्या करेगा? कोई भी रिपोर्ट, जिला परिषद से कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, कोई भी स्टेटमेंट मांग सकता है। जब खातों की जांच करेगा तो क्या करेगा? स्टेटमेंट मांगेगा कि भाई आपने कितना पैसा कहां पे लगाया है, कितनी आपकी इनकम हुई है, कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, इन सभी खातों की क्या करेगा? जांच करेगा। भाई, ठीक है। तो भाई क्या होगा?
ऑफिस में जाएगा, फिर क्या होगा कि ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी जो उसकी प्रीमिसेस हैं, जितने भी उसके ऑफिस हैं, उन सभी को चेक करेगा। उसके साथ में जो जो कार्य हैं, जो जो कार्य जिला परिषद के अंडर में चल रहे हैं, उन सभी को जाके चेक कर सकता है, उनसे रिलेटेड रिपोर्ट मांग सकता है, स्टेटमेंट मांग सकता है। किससे भाई? जिला परिषद से भाई, ठीक है। और क्या कहा गया है कि अगर वो अधिकारी आएगा तो जिला परिषद को क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी के दौरान उसके जितने भी दिशा निर्देश हैं, जो भी उसके वो कॉपी मांगेगा या फिर किसी भी अधिकारी को बुलाएगा, विटनेस यानी कि मौजूद होने के लिए कहेगा, तो वो सभी दिशा निर्देश क्या करने पड़ेंगे? जिला परिषद को मानने होंगे भाई। जिला परिषद को क्या करने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत है भाई? धारा 155 के अंतर्गत है भाई। किस धारा के अंतर्गत है? धारा 155 के अंतर्गत है। अब भाई धारा 156 में ऐसा क्या डिफरेंस है? क्या लिखा गया है? पर्यवेक्षण और निरीक्षण। बात तो वही हुई है, लेकिन तकनीकी यानी कि टेक्निकल सुपरविजन एंड द इंस्पेक्शन, यानी कि तकनीकी जांच होगी भाई, तकनीकी जांच होगी। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है या तो सरकार या फिर कोई अधिकारी क्या करेगा? जिला परिषद के ऑफिस में आएगा या फिर जिला परिषद के अंडर में जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको आके चेक करेगा भाई, उनको चेक करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि टेक्निकल भाई, तकनीकी तरीके से किए गए हैं या नहीं। अगर मान लिया कि जिला परिषद ने रिपोर्ट्स या रजिस्टर के अंदर तो ये लिखा है कि भाई हमने तकनीकी से कार्य किए हैं, इंजीनियर की मदद ली है, और उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया है? जो खर्चे की रिसिप्ट बनाई है भाई, खर्चे की रिसिप्ट बनाई है, तो भी सरकार का कोई व्यक्ति आएगा, देखेगा कि भाई कार्य तकनीकी से किया गया है या नहीं, या फिर जो कार्य किया है क्या उसमें तकनीक की कोई जरूरत थी, या फिर उन्होंने जो पैसे का जो बजट बनाया है, जो उन्होंने रिसिप्ट बनाई है, क्या वो सभी मान्य है। तो इन सभी को चेक करने के लिए सरकार का एक अधिकारी आएगा और वो चेक करेगा कि जिस कार्य के अंदर, यानी कि क्वालिटी, कार्य की क्वालिटी को चेक करेगा कि जो कार्य है उसके अंदर कितनी तकनीक प्रयोग की गई है, कितनी तकनीक प्रयोग की गई है, या फिर तकनीक उसमें जरूरत थी नहीं फिर भी तकनीक प्रयोग कर ली, या फिर तकनीक की उसमें क्या थी? जरूरत थी और तकनीक प्रयोग नहीं की गई। तो इन सभी से रिलेटेड वो अधिकारी आएगा भाई, अधिकारी आएगा। उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। 155 में डायरेक्ट निरीक्षण होगा, पर्यवेक्षण होगा। 156 में तकनीकी, याद रखिए भाई, तकनीकी यानी कि टेक्निकल सुपरविजन होगा भाई। धारा 157 में भाई, धारा 157 में क्या कहा गया है कि जिला परिषद की अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में चूक, यानी कि डिफॉल्ट ऑफ द जिला परिषद इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अगर कभी जिला परिषद अपने कार्यों को करने में चूक करे या फिर भूल करे तो तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा? तो क्या कहा गया है भाई इसमें? तो कहा गया है कि सरकार को कभी भी ऐसी सूचना मिले कि जिला परिषद अपने कार्यों या फिर अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर रही, भी अपने अच्छे कार्यों का अच्छे से पालन नहीं कर रही, तो सरकार क्या करेगी? सरकार सबसे पहले जिला परिषद को बताएगी कि आपके खिलाफ कारण बताओ नोटिस डालेगी भी, कारण बताओ नोटिस डालेगी कि आप अपने कार्यों को अच्छे से क्यों नहीं कर रहे। और फिर क्या करेगी? फिर एक टाइम लिमिट सेट करेगी कि इस समय के अंदर आप अपने कार्यों को पूरा कर दीजिए भाई। अगर मान लिया कि जिला परिषद फिर भी अपने कार्य न करे, फिर भी भूल करे, फिर भी डिफॉल्ट ऑफ ड्यूटीज करे, तो फिर क्या होगा? तो सरकार अपनी तरफ से एक व्यक्ति को चुनेगी जो कि जिला परिषद के सारे कार्यों को करेगा भाई, जिला परिषद के सारे कार्यों को करेगा। किसको चुनेगी भाई? एक अथॉरिटी को चुनेगी भाई। अब वो अथॉरिटी जिला परिषद के में आएगी और फिर सभी कार्यों को 1 बाय 1 करेगी। अब बात ये आती है कि जब वो कार्य करेगी तो भाई जिला परिषद का पैसा कहां है? वो तो जिला परिषद के पास है। तो साथ में सरकार ये बताएगी कि जो कार्यों में जो खर्चा लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो सभी जिला परिषद निधि से दिया जाएगा। जिला परिषद उसको पैसा देगी भाई। अगर जिला परिषद पैसा नहीं देती, हमने पंचायत समिति और जिला परिषद में पढ़ा है, यही बात हुई है कि भाई जब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाती तो भाई एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो वो क्या करता है? वो आके कार्य करता है। अब व्यक्ति को चुन लिया, अगर उसको पैसा ही नहीं दिया गया, ग्राम निधि से भी पैसा नहीं दिया गया, पंचायत समिति से भी नहीं दिया गया और यहाँ पे जिला परिषद से नहीं दिया गया, तो फिर क्या होगा भाई? तो सरकार एक ऐसा ऑर्डर पास करेगी जिससे उस सारे पैसे की कस्टडी किसके पास आ जाएगी? उस व्यक्ति के पास, सरकार के उस सदस्य यानी कि उस अधिकारी के पास आ जाएगी। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 157 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। धारा 155 में निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्ति, 156 में तकनीकी पर्यवेक्षण की भाई। धारा 157 में क्या है? जिला परिषद को अपने कर्तव्यों को प्रदर्शन करने में चूक। और धारा 158 में हम क्या पढ़ेंगे? जिला परिषद को भंग करने की बात हुई है।
धारा 158 में जिला परिषद को भंग करने की बात हुई है। धारा 159 में जिला परिषद अगर किसी प्रस्ताव को पारित करे तो उसको निलंबित करने या फिर उसको रद्द करने की शक्ति किसके पास है? सरकार के पास है। फिर धारा 160 जो कि हमारी लास्ट धारा है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा भाई? सरकार हटाएगी। क्यों हटाएगी? क्योंकि उसके खिलाफ क्या पता कोई इंक्वायरी चल रही हो भाई, कोई इंक्वायरी चल रही हो। तो भाई इसमें हम आज डिफरेंस समझेंगे कि भाई जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात तो हमने पहले भी की है, उसके कार्यकाल की भी बात की है, सदस्यों को हटाने की बात भी राइट टू रिकॉल से की है, लेकिन आज क्या डिफरेंस है उसमें। तो भाई इन चीजों में आप डिफरेंस समझें कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो भाई चलो भाई धारा 158 से शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 सभी धाराओं को डिस्कस करते हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 158 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद को भंग करना यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद को भंग करने की बात हुई है। अब भाई भंग करेगा कौन? तो भी सरकार भंग करेगी। सरकार जिला परिषद को भंग कर सकती है। प्रक्रिया क्या है, कब करेगी, क्यों करेगी भी? तो कहा गया है धारा 158 के अंतर्गत कहा गया है कि जब सरकार के विचार में एक जिला परिषद अपने कार्य व कर्तव्यों का बार बार उल्लंघन करे, अपने कार्य व कर्तव्यों का बार बार उल्लंघन करे और सरकार के दिशा निर्देश को ना माने भाई, सरकार के दिशा निर्देश को ना माने, बार बार कार्यों के अंदर उल्लंघन करे, अपनी ड्यूटीज को डिफॉल्ट करे और अपनी जितनी पावर दी गई है उससे ज्यादा पावर यूज करे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार एक नोटिस के थ्रू जिला परिषद को बताएगी कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, आप इसका कारण बताओ, नोटिस दो कि आपको भंग क्यों न किया जाए, यानी कि जिला परिषद को भंग क्यों न किया जाए। अगर मान लिया कि जिला परिषद यानी कि अपना उत्तर देने में असमर्थ हो जाती है, कि बताने में असमर्थ हो जाती है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार जिला परिषद को भंग कर सकती है, जिला परिषद को भंग कर सकती है। कहने का मतलब है कि जिला परिषद बार बार गलतियां करे, सरकार की बात भी ना माने, तो सरकार के पास यह अधिकार है कि उस जिला परिषद को भंग किया जा सकता है। अब बात आती है कि जिला परिषद तो भंग हो गई भाई, अब होगा क्या? जैसे ही जिला परिषद भंग होगी तो उसके जितने भी जो सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सभी को अपने पद को खाली करना पड़ेगा, अपने पद को खाली करना पड़ेगा और दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे और एक नई जिला परिषद का गठन किया जाएगा, नई जिला परिषद का गठन किया जाएगा। अब गठन कब होगा भाई? गठन कब होगा? गठन होगा भाई अगर 6 महीने के अंदर, कहा गया है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराओ और नई जिला परिषद का या फिर पंचायत समिति या जिला ग्राम पंचायत का गठन करो भाई। लेकिन अगर वो टाइम 6 महीने से कम बचा हुआ है, मान लिया कि आज किसी जिला परिषद को भंग किया है और 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब 6 महीने के अंदर जिला परिषद का गठन करना है, टाइम जब 6 महीने से कम ही है, तो इलेक्शन क्यों करवाने भाई? 3 महीने के बाद तो हो ही जाएंगे इलेक्शन। तो भाई ये आप याद रखें भाई, 6 महीने के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का क्या होगा? क्या होगा? दोबारा से गठन होगा। अगर वो भंग हो जाती है तो, अगर टाइम 6 महीने से कम है तो कोई इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। अब बात आती है कि जिला परिषद भंग हो गई, तो अब जिला परिषद के कार्य कौन करेगा भाई? अब कार्य कौन करेगा? तो सरकार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो कि जिला परिषद के सभी कार्यों को करेगा भाई। और जितनी भी जो संपत्ति है, जो जिला परिषद के पास जितनी भी संपत्ति है, चल अचल या फिर जो भी पैसा है, ग्राम जो भी जिला परिषद निधि है, उन सभी वो किसके पास चली जाएंगी? वो उस व्यक्ति के पास चली जाएंगी और जितनी संपत्ति है वो सरकार के अधीन आ जाएगी, सरकार के अधीन आ जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन कराए जाएंगे, नई जिला परिषद का गठन होगा, तो वो सभी संपत्ति और वो पैसा है वो सभी किसको दे दिया जाएगा? नई जिला परिषद को दे दिया जाएगा भाई। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 158 के अंतर्गत। ठीक है भाई। सरकार की बातों का बार बार उल्लंघन करना, सरकार के दिशा निर्देश को ना मानना और जनता की बातों को भी ना मानना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद को भंग किया जा सकता है। नई जिला परिषद का गठन होगा और जब गठन होगा तो फिर सारी संपत्ति नई जिला परिषद को दी जाएगी। जब तक गठन नहीं होता तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा कि सरकार अब एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो सारे कार्य करेगा और संपत्ति सरकार के पास रहेगी। उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 158 में भाई 159 में बात करते हैं जिला परिषद के प्रस्ताव को निलंबित करना या फिर रद्द करना। द पावर टू कैंसिल और सस्पेंड द रिजोल्यूशन ऑफ द जिला परिषद।
जिला परिषद क्या करती है कि अपनी बैठकों के अंदर, चाहे वो साधारण बैठक हो चाहे वो विशेष बैठक हो, तो प्रस्ताव पारित करती है भाई। तो भी क्या है कि सरकार को यह पावर दी गई है कि वो जिला परिषद के किसी भी प्रस्ताव को सस्पेंड कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, रद्द भी कर सकती है भाई। अब सरकार को पता किस प्रकार चलेगा, तो हमने पीछे भी ये बात बताई है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या करता है, मीटिंग के अंदर बैठता है भाई, मीटिंग के अंदर बैठता है, लेकिन एक्स ऑफिस मेंबर होता है भाई। वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि पहले से उसके पास कोई पद है, सरकार उसे नियुक्त करती है भाई। तो भी सरकार इसलिए नियुक्त करती है कि आप ये चेक करते रहे भाई जो भी जिला परिषद की बैठक में हो रहा है कि ये कानूनी रूप से सही है या नहीं। अगर ये कानूनी रूप से सही नहीं है तो आप हमें लिखित रूप में बताएं कि यहां पे कानूनी रूप से प्रस्ताव पारित नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है किसके पास आता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास आता है। ये हमने लास्ट क्लासेज के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। अब क्या होगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकार को बताएगा कि भाई ये कानूनी रूप से अवैध है भाई, जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं कानूनी रूप से अवैध हैं। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार धारा 159 के अंतर्गत उनको सस्पेंड कर सकती है, उनको सस्पेंड कर सकती है या फिर रद्द कर सकती है भाई। क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। कब करेगी, जब उसको लगे कि ये कानूनी रूप से अवैध है भाई। दूसरी बात, अगर मान लिया कि जिला परिषद ने अपनी जितनी शक्ति दी गई है उससे ज्यादा यूज करी है भाई, इसके साथ साथ में उसको सरकार को यह लगे कि इससे क्या होगा कि जिला परिषद के पैसे की एक वेस्टेज है भाई, इस पैसे का कहीं यूज नहीं होने वाला, गलत जगह प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इससे क्या होगा, जिला परिषद निधि की वेस्टेज है और जिला परिषद की संपत्ति की वेस्टेज यानी कि इसको खराब किया जा रहा है, तब वो इसको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। इसके साथ साथ में अगर मान लिया कि किसी प्रस्ताव से ऐसा लगे कि भाई दंगे हो जाएंगे या फिर किसी हेल्थ से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, जिससे यानी कि पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 159 के अंतर्गत। 158 में जिला परिषद को भंग करना है, 159 में उसके प्रस्ताव को रद्द कर दो भाई, उसके प्रस्ताव को रद्द कर दो भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 160 में क्या दिया गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों के निलंबन व हटाने की प्रक्रिया, यानी कि सस्पेंशन एंड द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स को हटाने की बात हुई है। दोस्तों इस धारा को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसके साथ में हम 2 धाराएं और कराएंगे, बिल्कुल आप बारीकी से समझे भाई। 2-4 हमारे दोस्तों के कमेंट आए हैं कि जिसके अंदर वो इस बात में कंफ्यूजन हो गए कि इनको हटाया किस प्रकार जाएगा, क्योंकि 2 बार हमने हटाने की बात की है, 2 बार हमने हटाने की बात की है। हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात पहले भी कर चुके हैं और मेंबर को हटाने की बात पहले भी कर चुके हैं। अब हम दोबारा बात कर रहे हैं भाई धारा 160 के अंतर्गत, किसको, मेंबर्स को हटाने के या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के। तो भाई ध्यान से सुनिए, धारा 160 के अंतर्गत क्या है, धारा 160 के अंतर्गत जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स या सदस्यों को हटाएगी, वो कौन हटाएगी, वो सरकार हटाएगी। पहली बात याद रखिए, कौन हटाएगी भाई, सरकार हटाएगी। इसके साथ में जो हमने पहले बात की है, पहले बात कहां पे की है, धारा 123 भाई, धारा 123 भाई, ठीक है। धारा 123 में भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हुई है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की बात हुई है भाई, ठीक है। अब देखिए धारा 123A, धारा 123A में सदस्यों को हटाने की बात हुई है, यानी कि मेंबर को हटाने की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। इसमें देखिए धारा 123 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, ये कौन हटाएंगे भाई, तो ये जिला परिषद के सदस्य हटाएंगे। लिख लीजिए यहां पे, जिला परिषद, जिला परिषद के सदस्य हटाएंगे भाई, जिला परिषद के सदस्य भाई। अब यहां पे बात करते हैं 123 के अंतर्गत जिला परिषद के सदस्यों को, सदस्यों में क्या आ सकता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सभी आ सकते हैं भाई, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो भी तो चुन के आया है, वो भी किसी वार्ड से चुन के आया है, तो वो भी एक सदस्य है भाई उसका। तो उसमें क्या है कि इन सदस्यों को हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा भाई, उनके वोटर्स हटाएंगे। कौन हटाएगा भाई, वोटर्स हटाएंगे, वोटर्स हटाएंगे। किसके भाई, वोटर्स किसके, वार्ड के भाई, किसके, वार्ड्स के भाई। अब देखिए तीनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। धारा 160 के अंतर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा, सरकार हटाएगी भाई। प्रक्रिया क्या है वो जानेंगे भाई। धारा 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हुई है, कौन हटाएगा, जिला परिषद के सदस्य हटाएंगे, ठीक है। इसकी प्रक्रिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
धारा 123 यानी कि राइट टू रिकॉल, याद कीजिए राइट टू रिकॉल की बात हुई है। धारा 62A के अंतर्गत किसकी है राइट टू रिकॉल, पंचायत समिति में बात हुई है। धारा 10 के अंतर्गत राइट टू रिकॉल सरपंच को हटाने की बात हुई है। ठीक है, यहां पे सदस्य हटाएंगे, वोटर्स को लगता है कि हमारा जो चुना हुआ सदस्य वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है, उन सदस्यों को हटाया जा सकता है। प्रक्रिया है राइट टू रिकॉल की, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और एक वीडियो भी है अभी उसके ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आज बात करते हैं भाई धारा 160, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जाएगा। कहा गया है, ध्यान से सुनिए भाई, कहा गया है कि कोई भी सदस्य यानी कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या फिर जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है भाई, उनके खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तो सरकार को लगता है कि ये केस से या फिर इंक्वायरी से वो सदस्य भाई हताश हो जाएगा और अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाएगा भाई, अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उस सदस्य को सस्पेंड कर सकती है, सस्पेंड करेगी लेकिन उसका रीजन बताएगी, उसको सस्पेंड किया जा सकता है भाई। ठीक है, इसके साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो सस्पेंशन का पीरियड है, ये सस्पेंशन का जो पीरियड है ये 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। देखिए दोनों बात हुई है, एक तो सस्पेंशन यानी कि निलंबन की बात हुई है और एक हटाने की। तो पहले निलंबन को कर लेते हैं भाई। जो सस्पेंशन पीरियड है वो मेंबर का वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लिया कि किसी सदस्य को क्या कर दिया अभी, सस्पेंड कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो सदस्य किसी भी मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर भाग नहीं ले सकता भाई, किसी भी बैठक के अंदर भाग नहीं ले सकता। इसके साथ साथ में अगर उसे, उस सदस्य के पास जिसको हटाया, निलंबित किया गया है, अगर उसके पास जिला परिषद की संपत्ति है भाई, पैसा है, उसके हाथ में है भाई, तो क्या होगा, तो अगर मान लिया कि प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, यानी कि अध्यक्ष को हटाया नहीं भाई, निलंबित, पहले निलंबन की बात कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट को निलंबित किया गया है, अगर उसके पास सारी संपत्ति है जिला परिषद की, तो वो किसको देगा भाई, प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा भाई, प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट को निलंबित किया जा रहा है तो किसको देगा भाई, प्रेसिडेंट को देगा। अब क्या पता दोनों का निलंबन की बात हो रही हो, दोनों को निलंबित कर दिया गया है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर वो संपत्ति किसके पास होगी, वो जिला परिषद के एक सदस्य के पास होगी, जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा भाई। ये तो होगी भाई निलंबन की बात भाई। अब बात आती है हटाने की भी। इंक्वायरी चल रही है तब हटा तो नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो दोषी नहीं पाया गया है। अब बात आती है कि इंक्वायरी कंप्लीट हो गई भाई, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो क्या होगा कि या तो मान लें कि कोई सदस्य क्या किया जाए, दोषी पाया जाए। इसके साथ साथ में अगर वो अपने कार्य व कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर रहा तो क्या है कि उसको भी हटाया जा सकता है भाई। इसके साथ साथ में और क्या है भाई, कि वो सरकार के दिशा निर्देश को ना माने, कार्य व कर्तव्यों का अच्छे से पालन ना करे और दोषी पाया जाए। इन सभी के केस में क्या करती है सरकार, उस सदस्य को कारण बताओ नोटिस डालती है कि आपको क्यों न हटाया जाए, आपको क्यों न हटाया जाए। अगर वो जवाब अच्छे से नहीं दे पाता तो उसको हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है अगर किसी सदस्य को हटाया जाएगा उसके ऊपर बैन भी लगाया जाएगा भी, दोबारा से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं लड़ सकते, तो कहा गया है कि 6 साल तक का, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 साल, यानी कि 1 का भी लग सकता, 2 का भी लग सकता, यानी कि 6 से ज्यादा नहीं लग सकता। कहने का मतलब ये है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार धारा 160 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन, सरकार हटाएगी। अगर मान लीजिए किसी को हटा दिया, अगर उसके पास संपत्ति है, फिर से वही बात आ गई, प्रेसिडेंट को हटाया गया है तो वाइस प्रेसिडेंट को देगी भी संपत्ति, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया गया है तो प्रेसिडेंट को देगी। अगर दोनों को हटा दिया गया तो किसी एक मेंबर जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं धारा 160 बिल्कुल बारीकी से हमने समझाई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो भाई आज की क्लास में। ठीक है, धारा 123 भाई, धारा 123 कहने को तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, जैसे 6-7 धाराएं हमारी, 6-7 धाराएं हम पढ़ रहे हैं, 6 धाराएं हमने पढ़ी हैं और क्लास हमारी आधे घंटे से ज्यादा हो गई भाई। अब किसी को ये लगता है कि क्लास लंबी होगी, 6 धाराओं में ऐसा क्या कराया गया है, तो भाई हम ये नहीं कि 6 धाराएं कराए, हम पीछे का सभी करा रहे हैं। ग्राम पंचायत से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पंचायत समिति, सभी को ये समझ लिए कि साथ में रिवीजन चल रहा है भाई। ठीक है, धारा 123 में क्या है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हुई है। अब हटाएंगे कौन भाई, उसके सदस्य हटाएंगे। अगर मान ले कि उसके सदस्यों को ये लगे कि भाई इस प्रेसिडेंट को हमने गलत चुन लिया, तो क्या करेंगे कि वो जिला परिषद के जितने सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य मिलकर अगर उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वहां से हटाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। बात ये थी भाई। अब ये थी कि आज से पहले ये पावर वोटर्स को नहीं दी गई थी भाई, वोटर्स को ये पावर दी नहीं गई थी।
अब ये पावर वोटर्स को भी दे दी गई है कि आप अपने सदस्यों को हटा सकते हैं। याद कीजिए भी, राइट टू रिकॉल है कि ग्राम पंचायत में सरपंच को हटाना है, पंचायत समिति में उसके मेंबर को हटाना है और जिला परिषद में उसके मेंबर को हटाना है। कौन हटाएंगे भी? वोटर्स हटाएंगे। जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा 1 साल के अंदर का विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। 50% के साथ लिखित में देंगे, फिर 2/3 के साथ वोटिंग करेंगे। अगर 2/3 वोटिंग अगर उस मेंबर्स यानी कि सदस्य के खिलाफ चली जाती है तो क्या होता है कि उस सदस्य को हटाया जा सकता है। अगर हटाया नहीं गया तो दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाओ भी। कब लाओ? 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 1 साल का गैप होना बहुत ही जरूरी है भाई। दोस्तों, आज हमारी धारा 160 तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो भाई 3 टॉपिक हैं, कंप्लीट हो गए भाई हमारे। ठीक है भाई, तो चैप्टर 18 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चैप्टर जो हमारे बचे हैं वो देखिए भाई, चैप्टर 19 बचा है भाई। चैप्टर 19 में केवल एक ही धारा है, चैप्टर 19 में केवल एक ही धारा है। अब चैप्टर 20 की बात करते हैं तो नियम है भाई, इलेक्शन के नियम, किस प्रकार भाई इलेक्शन कराए जाएंगे, ये सब बातें हुई हैं। धारा 21 में मिसलेनियस की बात है और फिर एक धारा 22 भी है भाई। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं कि धाराएं हैं 22, अमेंडमेंट के बाद 22 हो गई हैं भाई। ठीक है, अब ये है कि भाई चैप्टर 22 है भाई, चैप्टर 22 है और धाराएं कितनी हैं? धारा 280 है भाई। धारा कितनी है भाई? 280 है भाई। तो सभी धाराओं को हम पढ़ेंगे और आज हमारी कंप्लीट है 160 भाई। ठीक है भाई, तो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात होगी इलेक्शन की भाई। तो इलेक्शन के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है और उसके लिए क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस प्रकार के नियम तय करता है। दोस्तों, हरियाणा ग्राम सचिव में इन धाराओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब किसी को लगता है कि मिसलेनियस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब आप पेपर उठा के देख लीजिए कि मिसलेनियस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। मॉक टेस्ट भी साथ साथ में चलते रहेंगे और इन सभी का रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, अगली क्लास में इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।